Chapter 1. The Silent Plague. Loneliness in an Overconnected World. कभी अकेलापन का मतलब था शारीरिक रूप से अकेला होना, कोई आस पास ना होना, कोई बात करने वाला ना होना। लेकिन आज जब हम हर वक्त किसी न किसी से वर्चुअली कनेक्टेड है, तब भी अकेलापन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। अब अकेलापन सिर्फ साथ ना होने की बात नहीं है। अब ये उस एहसास का नाम है जब इंसान भीड़ में होते हुए भी खुद को इनविजिबल महसूस करता है। जब मोबाइल में कॉन्टेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जिससे दिल की सच्ची बात कही जा सके। आज की दुनिया में हम कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी दिल खाली रहता है। यह एक साइलेंट एपिडेमिक है जो दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी इमोशनल हेल्थ को खा रही है। हर दिन हम स्क्रीन देखते हैं, स्टोरी स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी को वॉच करते हैं, लेकिन हमारी अपनी फीलिंग्स को कोई नहीं देखता। हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन कोई हमें समझता नहीं। ये इमोशनल आइसोलेशन है जो बाहर से नहीं, अंदर से मारती है। लोनलीनेस एक बायोलॉजिकल सिग्नल है, जैसे भूख या प्यास। जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहता है, तो शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी और कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रिसर्च कहती है कि लॉन्ग टर्म अकेलापन स्मोकिंग से भी ज्यादा नुकसान करता है। सबसे मुश्किल बात यह है कि जब इंसान बार बार नजरअंदाज होता है, तो वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। धीरे धीरे वो खुद से कटने लगता है, वो दूसरों से दूर जाने लगता है, और फिर एक ऐसा लूप शुरू हो जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेलापन सिर्फ बुजुर्गों या इंट्रोवर्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चे, यूथ, मैरिड लोग, कामकाजी प्रोफेशनल्स, सबको अपनी गिरफ्त में ले चुका है। कभी कभी तो वो लोग भी बहुत अकेले होते हैं जो बाहर से सबसे ज्यादा हैप्पी दिखते हैं। हमारे सोसाइटी में वल्नरेबिलिटी को कमजोरी माना जाता है। अगर कोई ओपनली बोले कि मैं अकेला महसूस करता हूं, तो लोग उसे जज करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। इसलिए लोग फेक स्माइल पहन लेते हैं और सच छुपा लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते रहते हैं। पर सच ये है कि हमें जरूरत सिर्फ किसी एक इंसान की होती है जो सच में सुने, बिना जज किए। कोई ऐसा जो हमें यह महसूस कराए कि हमारी फीलिंग्स वैलिड है, हमारी प्रेजेंस मीनिंगफुल है। आज की दुनिया में रियल कनेक्शन की भूख हर इंसान में है, लेकिन सब मास्क पहनकर जी रहे हैं, और मास्क के पीछे हर किसी की आंखों में वो सेम सवाल होता है, क्या कोई मुझे समझेगा? शायद कनेक्शन का पहला स्टेप है खुद से जुड़ना, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना, और फिर धीरे धीरे किसी और से सच्चाई से बात करना। एक ऑनेस्ट मैसेज, एक फोन कॉल, एक गहरी बातचीत, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत असर डालती है। अगर ये चैप्टर तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर इसमें कहीं तुम्हारा ओन रिफ्लेक्शन दिखा हो, तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो। और ये जानना ही हीलिंग का पहला स्टेप है। अगर ये बात मीनिंगफुल लगी, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो। हो सकता है कोई और भी इसे सुनकर थोड़ा कम अकेला महसूस करे। कमेंट करके बताओ तुमने क्या महसूस किया, और ऐसे ही इमोशनल डीप कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये तो बस शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम और गहरा ई में उतरेंगे। जुड़े रहो। चैप्टर 2, When Touch Disappeared, The Psychological Cost of Physical Absence। शायद हम में से बहुत लोगों ने ये बात कभी गौर से नहीं सोची कि इंसान को छूने की, किसी के करीब होने की, किसी की सांसों को महसूस करने की कितनी जरूरत होती है। ये जरूरत सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन के लिए नहीं होती। ये जरूरत इंसान की बेसिक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जरूरत होती है। और जब ये छूने वाला, पास होने वाला एहसास हमारी जिंदगी से
धीरे धीरे गायब होने लगता है, तो उसका असर बहुत गहरा और खामोश होता है। आज की दुनिया में, खासकर महामारी के बाद, फिजिकल प्रेजेंस की वैल्यू हमें थोड़ी बहुत समझ तो आई है, लेकिन फिर भी हम इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि छूने की कमी इंसान को अंदर से कितना अकेला बना सकती है। हम इमोजीज भेजते हैं, हार्ट रिएक्ट करते हैं, कॉल्स और वीडियो चैट्स करते हैं, लेकिन वो जो एक इंसान का एक्चुअल साथ होता है, वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी से फेड हो गया है। सोचो, आखिरी बार किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था, तुम्हें गले लगाया था, कब? और अगर इसका जवाब तुम्हें याद करने में वक्त लग रहा है, तो शायद यही संकेत है कि कुछ तो मिसिंग है। फिजिकल टच कोई लग्जरी नहीं है, ये इंसानी कनेक्शन की फाउंडेशन होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसे मां की छाती से लगाया जाता है, ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस आइडिया को छोड़ देते हैं, जैसे ये सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी था। लेकिन सच तो ये है कि हम सब अपने भीतर एक बच्चा लेकर जीते हैं, जो बस चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले, ये कहकर कि मैं यहां हूं, सब ठीक हो जाएगा। जब इंसान को लंबे समय तक कोई फिजिकल टच नहीं मिलता, तो उसका दिमाग धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन, जो इंसान को काल्म और सेफ महसूस कराता है, उसकी कमी होने लगती है। ये वही हार्मोन है जो गले लगने से, हाथ पकड़ने से या किसी की वार्मथ से रिलीज होता है। इसकी कमी से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। फिर इंसान ऐसा महसूस करता है जैसे वो बाकी सबसे डिस्कनेक्ट हो चुका है। वो लोगों के बीच होते हुए भी हॉलो फील करता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब उसे टच अजनबी लगने लगता है। कोई उसे गले लगाए तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि वो कंफर्ट भुला चुका होता है। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि इंसान को इंसानी टच से डर लगने लगे। आज की डिजिटल जनरेशन टच की जगह इमोजी से काम चला रही है। हग वाला इमोजी भेजकर हम अस्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला समझ गया, लेकिन ये वर्चुअल हग कभी असली वार्मथ की जगह नहीं ले सकता। एक मदर का हाथ बेटे के सिर पर, एक दोस्त का कंधे पर हाथ, एक भाई की पकड़, ये चीजें स्क्रीन से नहीं भेजी जा सकती। लोग अकेले रहते रहते इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं। वो ना तो खुद किसी को छूते हैं, ना किसी के टच को एक्सेप्ट कर पाते हैं। फिर वो खुद को बिजी रखने लगते हैं, काम में, फोन में, बिंज वॉचिंग में, प्रोडक्टिविटी के इल्यूजन में। पर अंदर एक भूख बनी रहती है, बिना नाम की, बिना आवाज की। और यहीं से शुरू होती है एक डीप इमोशनल नमनेस। धीरे धीरे इंसान फील करना बंद कर देता है। वो ना हंसता है दिल से, ना रोता है पूरी तरह। हर इमोशन शैलो हो जाता है, जैसे कुछ मिसिंग है। और वो मिसिंग पीस है ह्यूमन क्लोजनेस। हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, पर समझ नहीं पाते कि वो क्या है। हम उसे बोर्डम समझते हैं, सैडनेस समझते हैं, एंग्जाइटी समझते हैं। लेकिन कभी कभी उसकी जड़ बहुत सिंपल होती है कि किसी ने हमें गले नहीं लगाया, किसी ने हमारे सिर को प्यार से नहीं छुआ, किसी ने बस इतना भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही सबसे साइलेंट सफरिंग होती है, जब हम इस जरूरत को महसूस भी नहीं कर पाते और उसे न मिलने का दर्द भी झेलते रहते हैं। तो क्या इसका कोई हल है? शायद हां। शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। किसी अपने को गले लगाना, दोस्त का हाथ पकड़ना, अपने पेरेंट्स का हाथ अपने हाथ में लेना, खुद को हग करना। कभी कभी हम दूसरों से फिजिकल कंफर्ट मांगने में झिझकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सामने वाला भी शायद उसी कंफर्ट के लिए तरस रहा है। टच सिर्फ बॉडी का इंटरेक्शन नहीं है, ये सोल का कंफर्ट है। और जब ये कंफर्ट वापस आने लगता है, तब इंसान फिर से फील करना शुरू करता है, फिर से खुलने लगता है, फिर से भरोसा करना सीखता है। अगर तुमने इस चैप्टर को महसूस किया, अगर इसमें
कहीं तुम्हारी अपनी अधूरी भावना छुपी हुई थी, तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग आज इसी इमोशनल भूख से जूझ रहे हैं, बस किसी ने उनसे पूछा नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा, तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसे तुम्हारी टच की, तुम्हारी प्रेजेंस की, तुम्हारी एक सिंपल ऑनेस्टी की जरूरत हो। और अगर तुम भी ऐसे ही और डीप और सच्चे टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगले चैप्टर में हम और अंदर उतरेंगे, उस अकेलेपन की उन परतों तक जिन्हें कभी कभी हम खुद भी नहीं देख पाते। जुड़े रहो, सच्चे रहो। चैप्टर 3, Ghosted by Society, Why No One Truly Sees You Anymore। हर इंसान की सबसे गहरी ख्वाहिश होती है देखा जाना, समझा जाना, महसूस किया जाना। लेकिन इस भीड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, दिखा रहा है, वहीं सबसे बड़ा सच एक बात यह है कि कोई किसी को असल में देख नहीं रहा। सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, लेकिन किसी की नजरें ठहरती नहीं। एक दूसरे को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन महसूस कोई नहीं करता। इंसान अब सिर्फ एक स्क्रीन के उस पार की स्टोरी बनकर रह गया है, स्क्रॉल कर देने लायक, स्वाइप कर देने लायक। ये एक नई तरह की इनविजिबिलिटी है, जो नजर न आने से नहीं, बल्कि नजरअंदाज किए जाने से पैदा होती है। आप सामने होते हो, फिर भी कोई आपकी तरफ देखता नहीं। आप कुछ कह रहे होते हो, लेकिन किसी के पास सुनने का पेशेंस नहीं होता। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब आप इनविजिबल महसूस करते हो, तो धीरे धीरे आप खुद को भी देखना बंद कर देते हो। जब कोई इंसान रिपीटेडली नजरअंदाज होता है, घर में, दोस्तों में, काम में या सोसाइटी में, तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लगता है। वो सवाल करने लगता है, क्या मैं वाकई इंपॉर्टेंट हूं? क्या मेरी बातों की कोई वैल्यू है? क्या मेरा होना, ना होना किसी के लिए मैटर करता है? और इन सवालों के जवाब जब बार बार साइलेंस में मिलते हैं, तो इंसान खुद को खुद से भी डिस्कनेक्ट कर लेता है। आज की दुनिया सुपरफिशियल वैलिडेशन से भरी हुई है। लोग कमेंट करेंगे, ब्यूटीफुल, सो प्राउड, अमेजिंग। लेकिन उनमें से कितने लोग वाकई आपकी आंखों में देखकर पूछते हैं, तुम सच में ठीक हो? हम इतने सोशल हो गए हैं कि इमोशनल होने से डरने लगे हैं। हमने कनेक्शन को अटेंशन से कंफ्यूज कर दिया है। सोसाइटी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां परफॉर्मेंस और प्रेजेंस में फर्क मिट गया है। अगर आप प्रोडक्टिव हो, एंटरटेनिंग हो, यूजफुल हो, तो लोग आपको नोटिस करेंगे। लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाते हो, कमजोर हो जाते हो, थक जाते हो, तो लोग धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं। उन्हें आपकी ब्राइटनेस चाहिए, आपकी ब्रोकननेस नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां इंसान धीरे धीरे खुद को बंद करने लगता है। पहले वो कम बोलता है, फिर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद करता है, फिर वो खुद से भी अपने इमोशंस छुपाने लगता है, और आखिर में वो बस एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है। उठना, काम करना, खाना, सो जाना, बिना किसी गहराई के, बिना किसी कनेक्शन के। गोस्टेड बाय सोसाइटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आपको रिप्लाई नहीं करता। इसका असली मतलब यह है कि लोग आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना छोड़ देते हैं। आप एक रूम में होते हो, लेकिन कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं। आप हेल्प मांगते हो, लेकिन लोग बिजी होने का बहाना बना लेते हैं। आप खुश होने की कोशिश करते हो, पर कोई उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करता। इस तरह की इमोशनल निग्लेक्ट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें कोई चीख नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई गुड बाय भी नहीं होता। बस एक धीरे धीरे फेड होते रहना होता है, जिसमें आप खुद को खोते जाते हो और किसी को पता तक नहीं चलता। एक और लेयर है इस चैप्टर की, सेल्फ इरेजर। जब इंसान सोसाइटी द्वारा रिपीटेडली इनविजिबिलिटी का सामना करता है, तो वो खुद को ही सवाल करने लगता है। वो अपने ड्रीम्स, ओपिनियंस, डिजायर्स को दबाना शुरू कर देता है। शायद मैं ज्यादा सोचता हूं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरी बातों में कोई वेट नहीं है। और धीरे धीरे वो अपनी ही आवाज पर
भरोसा करना छोड़ देता है। कभी कभी लोग इतने इग्नोर्ड महसूस करते हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स तक चले जाते हैं। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले जाना सिर्फ इसीलिए कि वहां कोई तो नोटिस करता है, चाहे गलत ही क्यों ना हो। या फिर खुद को इतना बिजी कर लेना कि सोचने का वक्त ही ना मिले। और कई बार कंप्लीट इमोशनल शटडाउन, जहां इंसान बस सरवाइव करता है, जीता नहीं। ये इनविजिबिलिटी बाहर से नहीं दिखती, पर अंदर बहुत कुछ तोड़ देती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान खुद को खुद से डिस्कनेक्ट कर लेता है। वो अपनी खुशी, अपना दर्द, अपने पर्पस को महसूस करना बंद कर देता है। और यही वो स्टेट है जहां अकेलापन पनपता है। एक ऐसा अकेलापन जो बाहर के शोर में नहीं, अंदर की चुप्पी में पलता है। हम सब कभी ना कभी इस फेज से गुजरे हैं। किसी क्लासरूम में जहां हमें कोई सीरियसली नहीं लेता था, किसी रिश्ते में जहां हमें रिपीटेडली अवॉइड किया गया, किसी वर्कप्लेस में जहां सिर्फ काम की वैल्यू थी, इंसान की नहीं। और इन सब एक्सपीरियंसेस का असर एक कॉमन थ्रेड में बदल जाता है। मुझे कोई नहीं देखता, शायद मैं दिखने लायक ही नहीं हूं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जब इंसान सोसाइटी से घोस्टेड होता है, तो वो खुद को भी घोस्ट करना शुरू कर देता है। अपनी फीलिंग से, अपनी आइडेंटिटी से, अपनी जरूरतों से। और यही असली लोनलीनेस है, जब आपके आसपास लोग हैं, फिर भी आप खुद से भी कट चुके हो। ये चैप्टर उस चुप्पी की कहानी है जिसे कोई सुनता नहीं, उस इनविजिबल इंसान की जो हर दिन हमारे बीच से गुजरता है बिना किसी एक्नॉलेजमेंट के। और सबसे दुखद बात यह है कि वो इंसान कभी कभी हम खुद होते हैं। चैप्टर 4, द एल्गोरिदम ऑफ लोनलीनेस, सोशल मीडियाज रोल इन इमोशनल स्टारवेशन। कभी कभी हम दिन भर थके होने के बावजूद मोबाइल खोलते हैं और इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक स्क्रॉल करने लगते हैं। कई बार तो ये आदत बन जाती है, जैसे किसी खालीपन को भरने की कोशिश हो। लाइक्स गिनना, स्टोरीज देखना, रील्स पर हंसना या कुछ पोस्ट करना, इन सब में एक सूक्ष्म सा सुकून होता है, पर वो सुकून टिकता नहीं। कुछ देर बाद वही खालीपन वापस लौट आता है। और ये खालीपन अब अकेलेपन की सबसे नई और सबसे खतरनाक शक्ल बन चुका है, एल्गोरिदम से पैदा हुआ अकेलापन। सोशल मीडिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके अटेंशन को खींचे, बार बार ल्यूर करे और डोपामिन की छोटी छोटी खुराक देकर आपको उस पर टिकाए रखे। हर बार जब कोई आपकी पोस्ट पर लाइक करता है या कोई स्टोरी पर रिप्लाई करता है, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो खुशी और सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। लेकिन ये डोपामिन हिट बहुत अल्पकालिक होता है, और जब ये असर खत्म होता है, तो पीछे बचता है एक सटल वॉइड। यही वॉइड धीरे धीरे इमोशनल स्टारवेशन में बदल जाता है। एक समय था जब इंसान जुड़ने के लिए आंखों में आंखें डालता था, किसी की आवाज से कनेक्शन बनाता था और स्पर्श की गर्मी से कंफर्ट पाता था। अब कनेक्शन की परिभाषा बदल गई है। अब कनेक्शन है कि कितने लोगों ने आपकी स्टोरी देखी, कितने लोगों ने हार्ट रिएक्ट किया, कितनों ने रील को सेव या शेयर किया। इस इल्यूजन में हम ये भूलने लगे हैं कि कनेक्शन सिर्फ इंटरेक्शन नहीं होता, वो एक भावनात्मक अनुभव होता है। और ये अनुभव एक स्क्रीन से नहीं आता। सोशल मीडिया पर आप जितना दिखते हो, उतना ही इनविजिबल भी हो जाते हो। आप अपनी सबसे खूबसूरत फोटो डालते हो, केयरफुली एडिट की गई रील्स बनाते हो, कैप्शन सोच समझकर लिखते हो। लेकिन इन सब के पीछे क्या कोई वाकई आपको जानता है? क्या कोई समझता है कि उस परफेक्ट फोटो के पीछे कितनी थकावट है, या उस अट्रैक्टिव स्टोरी के पीछे कितनी खाली रातें गुजरी है? जवाब अक्सर नहीं होता है। एल्गोरिदम इस इल्यूजन को बढ़ाता है। वो आपको उसी कंटेंट की लत लगाता है जो टेम्पोररीली अच्छा लगे। आपको वही पोस्ट दिखाए जाते हैं जो एंगेजमेंट बढ़ाए, न कि वो जो आपको इमोशनली फुलफिल करे। धीरे धीरे हम ऐसे कंटेंट कंज्यूमर्स बन जाते हैं जिन्हें रियल इंटरैक्शन की जरूरत महसूस ही नहीं होती। और जब कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती, तो उसका ना होना भी महसूस नहीं होता। बस एक वेग सा एम्प्टी फीलिंग बनी रहती है
जिसे हम समझ नहीं पाते। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इतने इमर्स्ड हो जाते हैं कि उनका सेल्फ वर्थ उस पर मिलने वाले वैलिडेशन से तय होने लगता है। एक पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो पूरा दिन खराब लगने लगता है। एक स्टोरी पर कोई खास रिप्लाई ना करे तो मन उदास हो जाता है। और ये सब इतने सटल तरीके से होता है कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम एक मशीन ड्रिवन इमोशनल पैटर्न में फंस चुके हैं। इस इमोशनल स्टारवेशन का सबसे बड़ा असर ये होता है कि इंसान रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने लगता है। उसे एक्चुअल बातचीत बोझिल लगती है। किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करना ऑकवर्ड लगने लगता है। और वो धीरे धीरे खुद को एक ऐसी वर्चुअल आइडेंटिटी में सीमित कर लेता है जो क्यूरेटेड होती है, फिल्टर्ड होती है, पर असली नहीं होती। और जब इंसान खुद को उस फेक आइडेंटिटी से जोड़ लेता है, तब असली जिंदगी और भी खाली लगने लगती है। इस लोनलीनेस की खास बात यह है कि ये दिखती नहीं है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है। फॉलोअर्स हैं, लाइक्स है, डीएम्स में चैट्स चल रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, पर भीतर वो पुरानी ह्यूमन क्रेविंग जागती रहती है। कोई जो बिना इमोजी के समझ सके, कोई जो हमारी आवाज सुनकर महसूस कर सके, कोई जो हमारी चुप्पी में मीनिंग ढूंढ सके। एक और गहरी परत है कंपैरिजन कल्चर। जब आप बार बार दूसरों की लाइफ को परफेक्ट फिल्टर में देखते हो, तो अपने जीवन की इम्परफेक्शंस और भी चुभने लगती है। किसी की सक्सेस, किसी की रिलेशनशिप, किसी की बॉडी, किसी की लग्जरी लाइफ, इन सबको देखकर अनकॉन्शियसली अपने आप को कम आंकने की आदत पड़ जाती है। और ये सेल्फ डाउट धीरे धीरे इमोशनल आइसोलेशन को और गहरा बना देता है। फिर आता है डिसोसिएशन। जब आप अपनी रियल फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपको लगता है कि आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। आप हंसते हो, पोस्ट करते हो, चैट्स करते हो, बट इंटरनली आप खाली होते हो। यही डिसोसिएशन सोशल मीडिया ड्रिवन लोनलीनेस का एडवांस स्टेज है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस डिसोसिएशन को कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है। आधुनिक समाज ने सोशल मीडिया को इंटरैक्शन का प्राइमरी टूल बना दिया है, लेकिन इस टूल ने इंसान की इमोशनल हंगर को सैटिस्फाई करने की जगह उसे और बढ़ा दिया है। अब हर इंसान कनेक्शन का इल्यूजन लेकर जी रहा है, पर कनेक्शन की गहराई को भूल गया है। इस एल्गोरिदम ड्रिवन लोनलीनेस की सबसे दुखद बात यह है कि इंसान को धीरे धीरे अकेलेपन की आदत हो जाती है। वो इसे नॉर्मल मानने लगता है। उसे ये लगता है कि यही जिंदगी है, नोटिफिकेशंस, स्टोरीज, रील्स और एक लगातार खाली रहने वाला दिल। लेकिन ये खालीपन कभी भरा नहीं जाता, क्योंकि उसे भरने के लिए अटेंशन नहीं, अफेक्शन चाहिए। लाइक्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। विजिबिलिटी नहीं, इंटीमेसी चाहिए। और ये सब एल्गोरिदम नहीं दे सकता, ये इंसान ही दे सकता है। एक सच्चा इंसान जो बिना फिल्टर के महसूस कर सके। चैप्टर 5, चाइल्डहुड, अबैंडनमेंट, द ओरिजिन ऑफ अडल्ट आइसोलेशन। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा आज का अकेलापन बस इस समय की वजह से है, कि शायद हम गलत लोगों के बीच रहे या टेक्नोलॉजी ने हमें डिस्कनेक्टेड बना दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हमारा ये इमोशनल लोनलीनेस बहुत पीछे से शुरू होता है, बचपन से। जब हम छोटे थे और हमने अपने केयरगिवर्स से, अपने माता पिता से या दुनिया से वो इमोशनल वार्मथ नहीं पाई जिसकी हमें जरूरत थी। जब हमने महसूस किया कि हमारे इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं था, हमारी जरूरतों को पूरी तरह अपनाने वाला कोई नहीं था, उस समय पैदा हुआ एक छोटे इनर चाइल्ड जो आज भी हमारे भीतर कहीं छिपा बैठा है। बचपन में अबैंडनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई हमें छोड़कर चला गया हो। ये अबैंडनमेंट अक्सर बहुत सटल होता है। इमोशनली अनअवेलेबल माता पिता जो हमारे साथ तो थे, लेकिन हमें महसूस नहीं करते थे। वो पेरेंट्स जो फिजिकली प्रेजेंट थे, लेकिन इमोशनली एब्सेंट। जब हम दुखी थे तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। जब हम डरते थे तो उन्होंने कहा डरने की क्या बात है। और जब हम खुश होते थे
तो उन्होंने उसे भी अधिक महत्व नहीं दिया। धीरे धीरे हमारे भीतर ये यकीन बैठने लगा कि हमारी फीलिंग्स जरूरी नहीं है, कि हमें चुप रहना चाहिए, कि हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि इंसान का पहला इमोशनल ब्लूप्रिंट बचपन में बनता है। अगर बचपन में सिक्योर अटैचमेंट नहीं मिली, अगर हमें यह भरोसा नहीं हुआ कि कोई हमारी भावनाओं को समझता है, तो हम एक एंग्शियस या अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बड़े होकर हम या तो हमेशा डरते रहते हैं कि लोग हमें छोड़ देंगे, या फिर हम किसी के बहुत करीब जाने से डरने लगते हैं। और दोनों ही स्थिति में कनेक्शन मुश्किल हो जाता है। कई बार बचपन में बच्चे खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, या अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे। यही बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे सेल्फ वर्थ की जड़ों को कमजोर कर देता है। और जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसका इनर वॉइस उसे बार बार ये कहता है कि तुम लवेबल नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, तुम्हारी फीलिंग्स बोझ है। बड़े होकर जब ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, तो वो या तो बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, हर समय रीअश्योरेंस चाहते हैं, या फिर बहुत डिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बहुत करीब आने से कोई फिर उन्हें हर्ट करेगा। वो सुपरफिशियल कनेक्शंस तो बना लेते हैं, लेकिन इंटीमेसी से डरते हैं, क्योंकि जहां इंटीमेसी होती है, वहीं पुराने जख्म भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और तब वो सबकॉन्शियसली दूसरों को दूर धकेलने लगते हैं, ताकि रिजेक्शन न सहना पड़े। इनर चाइल्ड वुंड्स का असर सिर्फ रिलेशनशिप्स पर नहीं, बल्कि पूरे इमोशनल सिस्टम पर होता है। हम खुद को कॉन्स्टेंटली जज करते हैं, अपने इमोशंस को इनवैलिडेट करते हैं, और एक हार्श इनर क्रिटिक डेवलप कर लेते हैं, जो हमें कभी खुद से कनेक्टेड होने नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ अक्सर सर्वाइवल मैकेनिज्म होती है, नॉट इमोशनल हेल्थ। इस अबैंडनमेंट की वजह से हम ट्रस्ट करने में भी मुश्किल महसूस करते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारे साथ वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया गया, इग्नोर करना, इनवैलिडेट करना, छोड़ जाना। और इसी डर में हम या तो एक्सट्रीम पीपल प्लीजिंग में चले जाते हैं, या पूरी तरह इमोशनल आइसोलेशन में। और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद हम ऐसे ही बने हैं, अकेले रहने के लिए, किसी के साथ ट्रूली कनेक्टेड न होने के लिए। बचपन की इमोशनल निग्लेक्ट कई बार दिखती नहीं, क्योंकि उसमें कोई लाउड ट्रॉमा नहीं होता, कोई अब्यूज नहीं, कोई वायलेंस नहीं। सिर्फ एक लगातार चलने वाली चुप्पी होती है, जिसमें बच्चा बार बार देखता है कि उसकी भावनाएं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब एक डेवलपिंग ब्रेन ये बार बार अनुभव करता है, तो वो खुद को अनवर्दी मानने लगता है। ये वुंड्स फिजिकल नहीं होते, पर लाइफ लॉन्ग असर डालते हैं। इस अबैंडनमेंट की वजह से एडल्टहुड में एक परमानेंट एक बन जाता है, एक इनर लोनलीनेस, जो किसी से बात करने से दूर नहीं होता। ये वो लोनलीनेस है जो तब भी रहती है जब आप रिश्तों में होते हो, जब आपके दोस्त होते हैं, जब आप बिजी रहते हो, क्योंकि ये खालीपन बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की टूटी हुई परतों से आता है। बचपन में मिले रिजेक्शन की वजह से हम बड़े होकर खुद को लव करने में भी झिझकते हैं। हम दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहते हैं, लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम कनेक्शन चाहते हैं, पर खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। कई बार ये वुंड्स इंटरजेनरेशनल होते हैं। हमारे पेरेंट्स भी शायद इमोशनली निग्लेक्टेड थे, उन्हें भी किसी ने वैलिडेट नहीं किया, इसलिए वो भी नहीं समझ पाए कि कैसे अपने बच्चों के इमोशंस को नर्चर करें। ये एक साइकिल है जो एक जनरेशन से दूसरी तक चलती रहती है, जब तक कोई उसे रोकने का डिसीजन न ले। इनर चाइल्ड को सुनना, समझना, वैलिडेट करना इस हीलिंग की शुरुआत होती है। लेकिन ये हीलिंग लीनियर नहीं होती। ये एक मैसी प्रोसेस है, जिसमें बार बार पुराने जख्म खुलते हैं, बार बार खुद से सामना होता है। लेकिन जब तक हम इस वॉइड की जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक वो लोनलीनेस हमें हर स्थिति में फॉलो करती है।
असली अकेलापन तब शुरू होता है जब बचपन में हमें खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी नहीं मिलती। जब हमें यह समझाया जाता है कि प्यार मिलना हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, कि हमें अर्न करना होगा अफेक्शन। और इसी बिलीफ सिस्टम के साथ जब हम बड़े होते हैं तो कनेक्शन ट्रांजैक्शनल लगने लगता है। एडल्ट आइसोलेशन अक्सर एक पुराने अबैंडनमेंट की गूंज होती है। वो गूंज जो कभी चुप नहीं होती, बस हमारे रूटीन और डिस्ट्रैक्शंस में दब जाती है। लेकिन हर बार जब हम अकेले होते हैं, हर बार जब कोई हमें समझ नहीं पाता, हर बार जब हम खुद को अनसीन महसूस करते हैं, वो गूंज फिर से दा हो जाती है। चैप्टर 6, द न्यू नॉर्मल, हाउ लोनलीनेस रीवायर्ड द ह्यूमन ब्रेन। जब हम अकेलेपन के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर लोग इसे एक भावनात्मक या सामाजिक समस्या मानते हैं। लेकिन जो चीज सबसे कम समझी जाती है वो है अकेलेपन का न्यूरोलॉजिकल असर। यानी कि ये कैसे हमारे मस्तिष्क की संरचना और काम करने के तरीके को बदल देता है। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक क्रॉनिक कंडीशन बन सकती है जो धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को रीवायरिंग करती है। और जब ये रीवायरिंग हो जाती है तब इंसान की सोच, महसूस करने की क्षमता और संबंधों से जुड़ने की शक्ति बदल जाती है। मानव मस्तिष्क को एवोल्यूशनरी रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह कनेक्शन के जरिए थ्राइव करता है। हजारों साल पहले किसी समूह का हिस्सा होना जीवन के लिए जरूरी था। अकेलापन सर्वाइवल के लिए खतरे की घंटी माना जाता था। इसलिए जब भी इंसान खुद को सोशली आइसोलेटेड महसूस करता है तो उसका दिमाग इसे एक खतरे की तरह लेता है। ये थ्रेट रिस्पॉन्स शरीर में कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है। अगर ये कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई बना रहे तो ये मस्तिष्क की संरचना को भी प्रभावित करने लगता है। स्टडीज में देखा गया है कि क्रॉनिक लोनलीनेस से हिपोकैम्पस, द ब्रेन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग का आकार छोटा होने लगता है। ये श्रिंकेज व्यक्ति की सोचने, ध्यान केंद्रित करने और नई चीजें सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसके साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी प्रभावित होता है, जो निर्णय लेने, भावनाओं को रेगुलेट करने और सोशल बिहेवियर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण होता है। एक और बड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या यह होती है कि अकेलेपन के कारण ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अकेला व्यक्ति सामान्य सोशल क्यूज को भी थ्रेट के रूप में परसीव करने लगता है। जैसे किसी की न्यूट्रल फेस एक्सप्रेशन भी उसे जजमेंटल लग सकती है, या कोई छोटी सी अनदेखी रिजेक्शन की तरह महसूस हो सकती है। इस हाइटेंड थ्रेट परसेप्शन के कारण व्यक्ति धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन से और भी दूर भागने लगता है, जिससे उसका अकेलापन और बढ़ता जाता है। ये एक विशेष साइकिल बन जाती है। लोनलीनेस कॉजेस न्यूरल चेंजेस, दोज चेंजेस मेक सोशल कनेक्शन हार्डर, विच देन कॉजेस मोर लोनलीनेस। ये साइकिल अपने आप नहीं टूटती, और अगर इसे लंबे समय तक चलने दिया जाए तो ये इंसान की पर्सनैलिटी को भी रीशेप कर देती है। वो इंसान जो कभी आउटगोइंग था धीरे धीरे सोशली एंग्शियस हो जाता है, जो कभी एक्सप्रेसिव था अब अवॉइडेंट हो जाता है, और जो कभी होपफुल था अब एपेथेटिक बनने लगता है। इसके साथ ही डोपामीन सिस्टम भी डिसरप्ट होने लगता है। डोपामीन जो हमें रिवॉर्ड और प्लेजर का एहसास कराता है, उसकी फंक्शनिंग लोनलीनेस में प्रभावित होती है। इसका असर यह होता है कि व्यक्ति को उन चीजों में भी आनंद नहीं आता जो पहले उसे खुशी देती थी, जैसे किसी दोस्त से मिलना, कोई पसंदीदा हॉबी करना या बाहर जाना। यही वो स्थिति होती है जिसे इमोशनल ब्लंटिंग कहा जाता है, जब इंसान कुछ भी स्ट्रांगली फील नहीं करता, न दुख न खुशी, बस एक फ्लैट सा इमोशनल लैंडस्केप बन जाता है। इस न्यूरोलॉजिकल बदलाव का एक सबटल लेकिन खतरनाक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति डिसोसिएट करने लगता है। वो अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो खुद को किसी तीसरे व्यक्ति की तरह ऑब्जर्व करता है, जैसे शरीर चल रहा है
पर आत्मा गायब है। ये डिसोसिएशन उसे रिश्तों से और दूर ले जाती है, क्योंकि कनेक्शन के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी होती है। और जब सेल्फ ही ब्लरी हो जाए तो कनेक्शन कैसे बने? कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन का असर वैसा ही होता है जैसा फिजिकल पेन का। दरअसल दिमाग का वही हिस्सा जो फिजिकल पेन प्रोसेस करता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, सोशल रिजेक्शन को भी प्रोसेस करता है। इसका मतलब यह है कि अकेलापन सिर्फ भावनात्मक नहीं, न्यूरोलॉजिकल सफरिंग भी है। और जैसे फिजिकल पेन क्रॉनिक हो सकता है, वैसे ही सोशल पेन भी। इस नए अकेलेपन की सबसे खास बात यह है कि यह इतने सटल तरीके से शुरू होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। शुरुआत में बस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगता है, फिर सोशल फटीग होती है, फिर एंगेजमेंट में इंटरेस्ट कम होने लगता है, और एक समय आता है जब व्यक्ति आइसोलेशन को नॉर्मल मानने लगता है। यही है द न्यू नॉर्मल, जहां इंसान धीरे धीरे अपनी आइसोलेशन को पहचानना बंद कर देता है और उसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मान लेता है। इस हैबिचुअल लोनलीनेस की वजह से मस्तिष्क नई न्यूरल पाथवेज डेवलप करने लगता है, जो विड्रॉल, कॉशन और मिसट्रस्ट को री करती है। और ये रिवायरिंग इतनी गहराई से हो जाती है कि बाद में जब इंसान कनेक्शन चाहता भी है तो उसका ब्रेन उसे रोकता है, क्योंकि वो अनफैमिलियर हो चुका होता है। और अनफैमिलियरिटी से हमेशा डर पैदा होता है। अकेलापन अब केवल एक सोशल इशू नहीं रहा, यह एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बन चुका है जो आधुनिक जीवन शैली की देन है। इसने इंसान के अंदर उस सेंसिटिविटी को कमजोर कर दिया है जो उसे दूसरों से इमोशनली जुड़ने देती थी। अब इंसान रिएक्शनली जुड़ता है, मैसेजेस, कमेंट्स, इमोजीज से, नॉट इमोशनली। और उसका दिमाग इन सुपरफिशियल रेस्पॉन्सेस को भी रियल कनेक्शन मानने की भूल करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ तो चाहिए। इस चैप्टर की सच्चाई यही है कि आज की दुनिया में अकेलापन एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। शरीर को नहीं, सोच को बदलता है। और जब सोच बदलती है तो पूरी इंसानियत बदल जाती है। जो स्पीसीज कभी ट्राइब में जीती थी, वो अब पिक्सेल्स में बंट चुकी है। और उसका दिमाग उसी पिक्सेलेटेड रियलिटी को असली मानने लगा है, क्योंकि उसे अब वो ऑर्गेनिक वार्मथ याद नहीं जिसे उसने बहुत पहले खो दिया था। चैप्टर 7, पैरासोशल लव, व्हाई वी फॉल फॉर पीपल हु डोंट नो वी एग्जिस्ट। इंसान को प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, और सबसे ज्यादा देखा और समझा जाना चाहिए। ये जरूरत कभी खत्म नहीं होती, चाहे हम कितने भी प्रैक्टिकल बन जाएं या कितने भी बिजी। लेकिन जब ये कनेक्शन असल दुनिया में नहीं मिलता तो इंसान उसे कहीं और ढूंढने लगता है, स्क्रीन के उस पार, किसी सेलिब्रिटी में, किसी इन्फ्लुएंसर में, या किसी फिक्शनल कैरेक्टर में। और वहीं से शुरू होती है एक नई तरह की भावना, पैरासोशियल लव। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक तरफ फीलिंग्स होती है, उम्मीद होती है, कनेक्शन होता है, लेकिन दूसरी तरफ बस साइलेंस। पैरासोशियल रिलेशनशिप का मतलब है ऐसा इमोशनल अटैचमेंट जो एक व्यक्ति को उस इंसान से हो जाता है जो उसे जानता तक नहीं। ये कोई नई चीज नहीं है। पहले ये फिल्मी सितारों के लिए हुआ करता था, फिर टीवी एंकर्स के लिए, लेकिन अब सोशल मीडिया और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये रिश्ते और भी पर्सनल लगने लगे हैं। आज जब कोई यूट्यूबर अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाता है या कोई स्ट्रीमर रोज घंटे भर लाइव आकर चैट करता है, तो देखने वाले को लगता है कि वो उसे जानता है। उसका टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्ट्रगल सब धीरे धीरे रिलेटेबल और इंटीमेट लगने लगते हैं। लेकिन इस पूरे इंटरेक्शन में एक तरफ रियल इमोशन है और दूसरी तरफ स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस या क्यूरेटेड प्रेजेंस। देखने वाले को लगता है कि वो भी मुझे समझेगा, हम कितने सिमिलर हैं, या काश एक बार बात हो जाए। और इस एक तरफा रिश्ता धीरे धीरे दिल में ऐसी जगह बना लेता है जहां कोई और असल इंसान नहीं पहुंच पाता। पैरासोशियल लव की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें कोई रिस्क नहीं होता।
रिजेक्शन का डर नहीं, जजमेंट का डर नहीं, ऑकवर्ड साइलेंस का कोई खतरा नहीं। इसीलिए ये इमोशनली सेफ लगता है। आप किसी को देख सकते हो, उसकी हर बात में खुद को महसूस कर सकते हो और फिर भी हर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उस इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होती। कम से कम कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस में एक उम्मीद जरूर होती है। वो उम्मीद कि काश ये रिश्ता रियल हो, काश ये इंसान कभी मुझे नोटिस करे, काश मेरे कमेंट्स में रिप्लाई आ जाए, काश मेरी स्टोरी वो देख ले। और जब ये नहीं होता, तो धीरे धीरे एक सटल हार्ट ब्रेक शुरू होता है। एक ऐसा दर्द जो कभी लाउड नहीं होता, पर धीरे धीरे भीतर गहराता है। पैरासोशियल लव का एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि ये आपके रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को प्रभावित करने लगता है। जब आप स्क्रीन पर क्यूरेटेड परफेक्शन देख रहे होते हो, वेल एडिटेड वीडियोस, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड, अट्रैक्टिव अपीयरेंस, केयरफुली चोजन वर्ड्स, तो असली लोगों की मैसी रियलिटी आपको इरिटेटिंग लगने लगती है। आप कंपेयर करने लगते हो और आपको लगता है कि असल लोग इतने समझदार क्यों नहीं होते, ये दोस्त इतना डीप क्यों नहीं है, मुझे भी वैसा ही पार्टनर चाहिए जो उस क्रिएटर जैसा हो। इस कंपैरिजन की वजह से आप रियल कनेक्शंस को रिजेक्ट करने लगते हो। आपको लगता है कि कोई आपको वैसे नहीं समझ सकता जैसे वो इन्फ्लुएंसर समझता है, भले ही वो आपको जानता ही ना हो। और फिर ये एक ऐसी इमोशनल वॉल बन जाती है जो आपको सभी रियल बॉन्ड से दूर कर देती है। पैरासोशियल लव कभी कभी इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो ऑब्सेशन में बदल जाती है। लोग सेलिब्रिटीज या क्रिएटर्स की हर बात को ट्रैक करते हैं, उनके पुराने ट्वीट्स, कमेंट्स, रील्स तक याद रखते हैं। वो उन्हें डिजिटली डिफेंड करते हैं, उनके बारे में पजेसिव हो जाते हैं। और जब उस क्रिएटर का कोई नया रिलेशनशिप सामने आता है या वो किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में फंस जाता है, तो उस व्यक्ति को पर्सनल बिट्रेयल जैसा महसूस होता है। पर असल में ये रिश्ता कभी म्यूचुअल था ही नहीं। एक और गहरी परत है इस कॉन्सेप्ट की कि बहुत से लोग जो इमोशनली अनअवेलेबल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें पैरासोशियल रिलेशनशिप्स ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, क्योंकि उन्होंने असल जीवन में कभी अनकंडीशनल अफेक्शन नहीं पाया होता। इसलिए जब कोई क्रिएटर उन्हें इनडायरेक्टली अफेक्शन या अटेंशन देता है, जैसे हे गाइस आई लव यू ऑल या यू आर नॉट अलोन, तो वो शब्द उनके लिए थेरेपी बन जाते हैं। वो उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन शब्दों में वो वैलिडेशन है जो उन्हें असल जिंदगी में नहीं मिला। पैरासोशियल लव एक इल्यूजन है जो हमारे इमोशनल हंगर को टेम्परेरीली काल्म करता है, लेकिन ये कभी सस्टेनेबल नहीं होता। ये कनेक्शन का प्लेसिबो है, जिसे जब आप बार बार कंज्यूम करते हो तो एक आदत बन जाती है। और जब कोई असली इंसान उस अटेंशन को पूरा नहीं कर पाता, तो वो अधूरा महसूस होता है। आपको लगता है कि वो इंसान आपको फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन असल में वो बस रियल है, स्क्रिप्टेड नहीं। इस तरह के लव की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि आप खुद को भूलने लगते हो। आप अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स, पर्सनैलिटी को मोल्ड करने लगते हो उस क्रिएटर के हिसाब से। आप वैसा दिखना, बोलना, बिहेव करना चाहते हो ताकि शायद कभी आप उनके नोटिस में आ जाओ। लेकिन इस प्रोसेस में आप अपनी ओरिजिनलिटी खोने लगते हो। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही होती है कि आप एक ऐसे इंसान के लिए बदलते जा रहे होते हो जो शायद आपको कभी देखेगा ही नहीं। पैरासोशियल लव लोनलीनेस का मॉडर्न डिस्गाइज है। ये उस क्रेविंग का डिजिटल वर्जन है जो कहती है कोई हो जो मुझे बिना डिमांड के एक्सेप्ट करे। लेकिन जब आप पूरी उम्मीद एक इल्यूजन से जोड़ देते हो, तो आप रियल इंसानों की इम्परफेक्शंस को सहन नहीं कर पाते। और तभी असली कनेक्शन, जो मेसी और फ्लॉड होता है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ये चैप्टर ये नहीं कहता कि पैरासोशियल रिलेशनशिप्स गलत हैं। वो कभी कभी सपोर्ट भी देते हैं, इंस्पिरेशन भी बनते हैं। लेकिन जब वो ऑब्सेशन या रिप्लेसमेंट बन जाए, तो वो आपके रियल इमोशनल ग्रोथ को रोक देते हैं। और जब आप ये पहचान नहीं पाते कि आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है, एक इंसान के लिए
या एक स्क्रीन इमेज के लिए, तब लोनलीनेस चुपचाप मगर और गहरा हो जाता है। चैप्टर 8, लोनलीनेस वर्सेस सॉलिट्यूड, द थिन लाइन बिटवीन पीस एंड पेन। अकेलापन और एकांत ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इन दोनों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान जो अकेले बैठा हो, वो या तो आत्म शांति में डूबा हुआ हो सकता है या फिर अंदर ही अंदर टूट रहा हो सकता है। बाहर से दोनों ही खामोश दिखते हैं, लेकिन भीतर की आवाजें बिल्कुल अलग होती हैं। यही वो बारीक रेखा है जो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड को अलग करती है। एक दर्द है तो दूसरा शक्ति। लोनलीनेस तब होती है जब आप लोगों के बीच रहकर भी डिस्कनेक्टेड महसूस करते हो, जब आपका मन जुड़ाव चाहता है लेकिन वो जुड़ नहीं पाता। और सॉलिट्यूड तब होता है जब आप अकेले रहना चुनते हो, क्योंकि वो आपको क्लैरिटी, शांति और आत्म साक्षात्कार देता है। फर्क ये नहीं है कि आप अकेले हो या नहीं, फर्क ये है कि आपकी उस अकेलेपन से कैसी रिलेशनशिप है। आधुनिक जीवन में जहां चारों तरफ शोर है, सॉलिट्यूड अब एक रेयर लग्जरी बन चुका है। लोग इतने व्यस्त हैं, इतने डिस्ट्रैक्ट हैं कि खुद के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगने लगा है। बहुत से लोग अकेले रहना डरावना मानते हैं, क्योंकि वो खामोशी में अपने भीतर की बातें सुनने लगते हैं। वो बातें जो रोज की भाग दौड़ में दब जाती हैं। और जब वो बातें बाहर आने लगती है, तब उन्हें समझ नहीं आता कि उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन सॉलिट्यूड असल में एक गहराई का नाम है। ये सेल्फ डिस्कवरी की जगह है। जब आप कुछ समय के लिए दुनिया से कटकर सिर्फ अपने साथ रहते हो, तभी आपको खुद को समझने का अवसर मिलता है। वही विचार जो रोज की जिंदगी में दबे रहते हैं, वो धीरे धीरे सतह पर आते हैं। आपकी असली चाहतें, डर, ख्वाब, पछतावे सब आपके सामने खुलने लगते हैं। और अगर आप सच में सुनने को तैयार हो, तो यही खामोशी आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। दूसरी तरफ लोनलीनेस अक्सर एक फोर्स्ड स्टेट होती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान कनेक्शन चाहता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। या तो दुनिया उसे नजरअंदाज कर देती है, या वो खुद इतने गहरे इमोशनल वॉल्स बना लेता है कि कोई उसके पास पहुंच ही नहीं पाता। वो कहने को अकेला नहीं होता। उसके पास दोस्त हो सकते हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, पर वो फिर भी भीतर से खाली महसूस करता है। क्योंकि कनेक्शन की क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। लोनलीनेस में इंसान को खुद से डर लगने लगता है। उसे हर समय वैलिडेशन चाहिए होता है, किसी का प्रेजेंस चाहिए होता है, ताकि वो उस अंदर के खालीपन को न सुन सके। इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, फोन में, टीवी में, काम में या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में। लेकिन जब कोई डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करता, तो वो खामोशी अनबेरेबल लगने लगती है। और यही वो जगह है जहां सॉलिट्यूड और लोनलीनेस की लड़ाई होती है। एक आपको भीतर ले जाता है, दूसरा आपको भीतर से भागने पर मजबूर करता है। एक आपको अपने इमोशंस फेस करने देता है, दूसरा आपको उनसे डिस्कनेक्ट कर देता है। अक्सर लोग सॉलिट्यूड से डरते हैं क्योंकि वो कभी अकेले रहना सीखे ही नहीं। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि अकेलापन अच्छा नहीं है। तो क्या कहेंगे, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं, इतने अकेले क्यों रहते हो। ये सब बातें एक कल्चरल कंडीशनिंग बन गई है, जिसने सॉलिट्यूड को एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बना दिया है। और जब कोई इंसान अपनी मर्जी से अकेले रहने की कोशिश करता है, तो सोसाइटी उसे या तो वियर्ड मानती है या सैड। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे गहरे विचार, सबसे सुंदर कला, सबसे सच्चे शब्द सब अकेलेपन में ही जन्मे हैं। जब इंसान नॉइज से दूर होता है, तभी उसे क्लैरिटी मिलती है। जब वो दुनिया की ओपिनियन से हटकर खुद से बात करता है, तभी उसे अपने असली सवाल मिलते हैं। दूसरी तरफ जब कोई इंसान लोनलीनेस में होता है, तो उसके भीतर का सेंस ऑफ सेल्फ टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लवेबल नहीं है, या फिर वो दुनिया से डिस्कनेक्टेड है।
ये एक साइकोलॉजिकल हंगर बन जाती है जिसमें इंसान बार बार वैलिडेशन के क्रम्स इकट्ठा करता है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लोनलीनेस इंसान को या तो बेचैन बनाती है या इमोशनली नंब, जबकि सॉलिट्यूड इंसान को सेंटर्ड करता है, ग्राउंडेड करता है। लोनलीनेस में इंसान अपनी वर्थ को दूसरों की नजरों से मापता है, जबकि सॉलिट्यूड में वो अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करता है। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में सॉलिट्यूड को एक डिवाइन स्टेट माना गया है। साधु, अर्शी, फकीर, ये सभी इनर पीस और डिवाइन कनेक्शन पाने के लिए सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करते हैं। उन्होंने जाना कि जब बाहर की आवाजें बंद होती है, तब भीतर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, और उस आवाज में ही असली क्लैरिटी छिपी होती है। पर आज की दुनिया ने सॉलिट्यूड को लोनलीनेस की शक्ल दे दी है। अब अगर कोई अकेला है तो उसे प्रॉब्लमैटिक मान लिया जाता है, और इसी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत से लोग कभी ये नहीं जान पाते कि असली हीलिंग अकेले में ही होती है। असल सवाल ये नहीं है कि आप अकेले हो या नहीं। असल सवाल ये है कि आप अपने साथ कैसे हो। क्या आप अपने विचारों को सुन सकते हो बिना डर के? क्या आप अपनी यादों से भागे बिना बैठ सकते हो? क्या आप खुद को जज जज किए बिना देख सकते हो? अगर हाँ, तो आप सॉलिट्यूड में हो। अगर नहीं, तो शायद आप लोनलीनेस में फंसे हुए हो। और यही थिन लाइन है। एक स्टेट आपको खुद से दूर करती है, दूसरी आपको खुद से जोड़ती है। एक आपको तोड़ती है, दूसरी आपको बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने अकेलेपन को कैसे देखा। क्योंकि कभी कभी वही खामोशी जो हमें तोड़ती है, अगर सही नजर से देखी जाए तो हमें फिर से जोड़ भी सकती है। चैप्टर 9, व्हेन यू बिकम द वॉइड, इमोशनल नमनेस एंड डिसोसिएशन। एक समय आता है जब इंसान रोता नहीं, हंसता नहीं, गुस्सा नहीं करता, और खुशी से भी ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करता। वो बाहर से सामान्य लगता है, दिन भर काम करता है, लोगों से बातचीत भी करता है, पर अंदर से कुछ भी महसूस नहीं करता। न दर्द, न प्यार, न कोई हलचल। ये स्थिति है इमोशनल नमनेस की। जब भावना नाम की चीजें धीमे धीमे खोने लगती है और इंसान एक चलती फिरती खाली जगह बन जाता है। इमोशनल नमनेस अकेलेपन का एडवांस रूप है। ये उस लंबे संघर्ष का नतीजा है जिसमें इंसान ने सालों तक खुद को बिना सुने, बिना समझे, बस जिंदा रखा। जब अकेलापन एक क्रॉनिक स्थिति बन जाए, जब कनेक्शन की कमी धीरे धीरे मानसिक तंत्र को सुन्न कर दे, तब यह सुन्नता एक परमानेंट मास्क बन जाती है। यह सुन्नता किसी बड़े आघात से नहीं आती हमेशा, बल्कि बहुत सटल ढंग से पलती है। जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा महसूस न करने की आदत, बार बार इनर पेन को दबा देना, बार बार लोगों से कनेक्ट करने की नाकाम कोशिशें, और फिर अपने इमोशंस को बेकार समझ लेना। धीरे धीरे दिमाग खुद को बचाने के लिए डिसोसिएशन की प्रक्रिया शुरू करता है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तंत्र जिसमें व्यक्ति खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है ताकि वो ज्यादा दर्द न महसूस करे। डिसोसिएशन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब दिमाग महसूस करता है कि अब और नहीं झेला जा सकता, तब वो आत्मा को शरीर से और मन को भावनाओं से काटने लगता है। इंसान मैकेनिकली जीने लगता है, एक रूटीन में फंसा हुआ, जहां सब कुछ चलता है लेकिन कुछ भी भीतर नहीं उतरता। यही वो अवस्था होती है जब इंसान खुद ही एक वॉइड बन जाता है। इस स्थिति में कई बार इंसान को अपनी आइडेंटिटी तक कंफ्यूज लगने लगती है। मैं कौन हूं? यह सवाल उसे सताता है, लेकिन जवाब धुंधला होता है। उसे याद नहीं आता कि उसे क्या पसंद है, क्या दुख देता है, क्या प्रेरित करता है। सब कुछ बस न्यूट्रल लगने लगता है। और यह न्यूट्रलिटी कोई शांति नहीं होती, यह एक बहुत गहरे भावनात्मक थकान का लक्षण होती है। इस इमोशनल नमनेस का एक बड़ा कारण होता है रिपीटेड रिजेक्शन, इमोशनल, सोशल, और कभी कभी स्पिरिचुअल भी। जब कोई बार बार अपने पेन को किसी के सामने रखता है और हर बार अनसुना कर दिया जाता है, तो वो अंततः मान लेता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। और जब ये विश्वास भीतर बैठ जाता है,
तब भावनाएं मरने लगती हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का नर्वस सिस्टम लगातार सर्वाइवल मोड में रहने लगता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट और फ्लाइट मोड के लिए जिम्मेदार होता है, ज्यादा एक्टिव रहता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हीलिंग और रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है, सप्रेस्ड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि शरीर और मन कभी आराम की स्थिति में नहीं पहुंचते। वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन बिना किसी स्पष्ट खतरे के। यही क्रॉनिक स्ट्रेस धीरे धीरे इमोशनल नमनेस को जन्म देता है। इस स्थिति में रिलेशनशिप्स भी बदल जाते हैं। इंसान अपने आसपास के लोगों को सिर्फ फंक्शन के आधार पर देखता है। ये दोस्त सिर्फ बात करने के लिए है। ये इंसान सिर्फ कंफर्ट देता है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। वो गहराई से जुड़ने से कतराने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो दोबारा जुड़ा और टूटा तो अब शायद खुद को समेट नहीं पाएगा। इसलिए वो पहले ही खुद को काट लेता है। कभी कभी इमोशनल नमनेस को लोग डिप्रेशन समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में सटल फर्क होता है। डिप्रेशन में व्यक्ति महसूस करता है कि वो दुखी है, लेकिन इमोशनल नमनेस में व्यक्ति कुछ भी महसूस नहीं करता, न दुख न खुशी। और यही इसे और डरावना बनाता है, क्योंकि जब आप दुखी होते हो तब भी आप अलाइव हो, लेकिन जब आप कुछ भी महसूस नहीं करते तब आप जिंदा होते हुए भी मृत जैसे होते हो। डिसोसिएशन का असर शरीर पर भी होता है। व्यक्ति को अपने शरीर से डिस्कनेक्ट महसूस होने लगता है, जैसे वो कोई तीसरा व्यक्ति हो जो खुद को ही बाहर से देख रहा हो। उसे भूख लगने का एहसास नहीं होता, नींद आने में दिक्कत होती है, और कई बार फिजिकल पेन भी इमोशनल पेन का सब्स्टिट्यूट बन जाता है। वो खुद को फिजिकली हर्ट कर सकता है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वो अब भी कुछ महसूस कर सकता है। इस स्थिति में क्रिएटिविटी भी खत्म होने लगती है। वो व्यक्ति जो कभी कल्पनाशील था, अब उसकी सोच सीमित हो जाती है। वो लिख नहीं पाता, सोच नहीं पाता, सवाल नहीं करता, क्योंकि इमेजिनेशन का आधार ही इमोशन होता है। और जब भावना ही न रहे तो कल्पना भी मर जाती है। और सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब इंसान इस नम्बनेस को नॉर्मल मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद सब ऐसे ही होते हैं, शायद मैं ही ज्यादा इमोशनल था, अब यही जिंदगी है। वो अपनी सेंसिटिविटी को एक कमजोरी मानने लगता है और अपनी सुन्नता को एक ढाल की तरह पहन लेता है। लेकिन इस फसाद के पीछे कहीं भीतर एक टूटा हुआ हिस्सा लगातार आवाज लगाता है। एक भूखा इनर चाइल्ड जो बस महसूस करना चाहता है, लेकिन वो आवाज इतनी धीमी हो चुकी होती है कि उसे सुनने के लिए बहुत गहरी चुप्पी चाहिए। इमोशनल नमनेस कोई लक्षण नहीं है। ये एक चीख है जो तब आती है जब इंसान महसूस करने की सारी ताकत खो देता है। यह एक आत्मा की थकावट है, एक संवेदना की मृत्यु, और एक बहुत गहरे अकेलेपन की अंतिम अवस्था। जब इंसान वॉइड बन जाए तब बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन भीतर कुछ भी बाकी नहीं रहता। ना संगीत, ना रंग, ना शब्द, बस एक ठंडा सन्नाटा जो सब कुछ निगल चुका होता है। और उस सन्नाटे में एक पुरानी याद, एक अधूरा सपना, या कोई भूली हुई धड़कन शायद फिर से कुछ जगाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब इंसान इस खालीपन को महसूस करने का साहस करे, क्योंकि जब वॉइड को एक्नॉलेज किया जाता है तभी हीलिंग की शुरुआत होती है। चैप्टर 10, हीलिंग द इनविजिबल वुंड, कैन वी रिकनेक्ट बिफोर इट्स टू लेट। बहुत समय से जो बात अनसुनी रही, जो दर्द छुपा रहा, जो अकेलापन भीतर गहराता रहा, वो अब एक आदत बन चुका है। हम इसे पहचानते नहीं, बस इसके साथ जीना सीख जाते हैं। लेकिन कोई भी घाव अगर लंबे समय तक अनदेखा रहे तो वो सड़ने लगता है, और अकेलेपन का घाव भी वैसा ही होता है। यह एक ऐसा जख्म है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, लेकिन जिसे महसूस करने वाला अंदर से धीरे धीरे टूटता जाता है। और तब सवाल ये उठता है, क्या अब भी हीलिंग मुमकिन है? क्या हम अब भी खुद से
और दुनिया से दोबारा जुड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हीलिंग का रास्ता कोई सीधा चमकदार राजमार्ग नहीं होता। यह एक टेढ़ा मेढ़ा, धूल से भरा, कई बार अधूरा और अक्सर पेनफुल रास्ता होता है। लेकिन यही रास्ता वो है जो हमें फिर से इंसान बनाता है, इमोशनली अलाइव, जेन्युइनली कनेक्टेड और आत्मा से जुड़ा हुआ। हीलिंग की शुरुआत सबसे पहले उस सच्चाई को स्वीकार करने से होती है जिससे हम भागते रहे हैं। हमें खुद को ये कहना पड़ता है, हाँ, मैं अकेला हूं, मैं डिस्कनेक्टेड हूं, मुझे प्यार की जरूरत है, मुझे सुना जाना चाहिए था। इस स्वीकार में कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। क्योंकि जब आप अपने अकेलेपन को पहचान लेते हो, तभी आप उसके असर को बदलने की ताकत पा लेते हो। इसके बाद दूसरा चरण आता है, वल्नरेबिलिटी। और यही सबसे कठिन पड़ाव है। आज की दुनिया ने वल्नरेबिलिटी को वीकनेस मान लिया है। हमें सिखाया गया है कि मजबूत वही होता है जो कभी नहीं टूटता, जो कभी नहीं रोता, जो सब कुछ खुद ही सह लेता है। लेकिन असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम अपनी टूटन दिखाने का साहस करते हैं। जब आप किसी अपने को ईमानदारी से बताते हो कि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं या मैं इमोशनली डिस्कनेक्टेड हूं, तो ये एक छोटा सा दरवाजा खोलता है एक असली ह्यूमन कनेक्शन का। हो सकता है सामने वाला भी वही सब महसूस कर रहा हो, लेकिन उसे भी कहने का साहस नहीं था। जब दो इंसान अपनी असलियत में मिलते हैं, तभी कनेक्शन बॉन्ड होता है। और यही हीलिंग की असली शुरुआत है। लेकिन सिर्फ दूसरों से जुड़ने से हीलिंग पूरी नहीं होती। सबसे जरूरी है खुद से जुड़ना, खुद से बात करना, खुद की सुनी हुई आवाजों को फिर से सुनना। हमें अपने उस इनर चाइल्ड से मिलना पड़ता है जो आज भी भीतर छिपकर रो रहा है, जो उस दिन से डर गया था जब किसी ने उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया, जब किसी ने कहा था तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जब किसी ने उसे सिखाया था कि प्यार अर्न्ड करना होता है। इनर चाइल्ड को हील करना आसान नहीं होता। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें हम उस छोटे बच्चे से माफी मांगते हैं, उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम ये करते हैं, तब हमारे भीतर की भावनात्मक जड़ें दोबारा पानी पीने लगती है। तब फिर से उम्मीद पनपती है, फिर से जीवन मीनिंगफुल लगने लगता है। हीलिंग का एक और हिस्सा है स्लोइंग डाउन। आज की दुनिया हमें हमेशा तेज भागने को कहती है, लेकिन कनेक्शन के लिए रुकना पड़ता है। जब हम हर चीज में मीनिंग खोजने लगते हैं, तो सुपरफिशियल रिलेशनशिप से परहेज करने लगते हैं। तब हमें यह समझ में आने लगता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर्स करती है। एक कप चाय किसी करीबी के साथ बैठकर पीना, बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक दोस्त की बात सुनना, किसी से बिना जजमेंट के दिल से बातें करना, ये सब हीलिंग के छोटे छोटे बट पावरफुल स्टेप्स हैं। जब आप किसी की आंखों में देखकर कहते हो, मैं तुम्हें समझता हूं, तब वो कनेक्शन किसी दवा से ज्यादा असर करता है। लेकिन हीलिंग कभी परफेक्ट नहीं होती। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार पा लिया जाए और फिर सब ठीक हो जाए। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें अच्छे दिन भी होंगे और पीछे ले जाने वाले दिन भी। लेकिन फर्क ये है कि अब आप अवेयर हो जाते हो। अब जब वॉइड वापस आता है, तो आप उसे पहचानते हो। अब जब डिसोसिएशन फिर से सताने लगता है, तो आप रुककर खुद से बात करते हो। और हां, कभी कभी प्रोफेशनल मदद लेना भी हीलिंग का हिस्सा होता है। थेरेपिस्ट, काउंसलर या कोच, ये लोग आपको वो जगह दे सकते हैं जहां आप जजमेंट फ्री तरीके से खुद को एक्सप्लोर कर सको। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पैर टूट जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही अगर दिल और दिमाग में कुछ टूट जाए, तो उसे ठीक कराने में कोई कमजोरी नहीं है। हीलिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना, उन लोगों को माफ करना जिन्होंने आपको इमोशनल पेन दिया। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप उनके एक्शंस को सही ठहरा रहे हो, बल्कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जिसे आपने सालों से ढोया है। धीरे धीरे जब हीलिंग होती है, तो आप महसूस करते हो कि आप फिर से महसूस कर सकते हो। फिर से किसी की मुस्कान आपको भीतर तक छूती है,
फिर से कोई सनसेट आपकी आंखों को नम कर देता है। फिर से कोई गाना आपके भीतर की कोई भूली हुई भावना को जगा देता है। यही वो सटल साइंस होते हैं कि आप वॉइड से बाहर आ रहे हो, कि आपके भीतर की नमनेस पिघल रही है। और सबसे अंत में आप समझते हो कि अकेलापन भी एक शिक्षक था। उसने आपको सिखाया कि कनेक्शन की कीमत क्या होती है, कि अपनी भावनाओं से कैसे जुड़ना है, कि असल संबंध सुपरफिशियल नहीं होते। और तब, बहुत देर के बाद, लेकिन शायद समय रहते, आप फिर से इंसान बन जाते हो, पूरे, जुड़े हुए, ए और जिंदा। अगर आपने इस पूरी कहानी को महसूस किया है, अगर कहीं ना कहीं ये शब्द आपके दिल की परतों को छू गए हैं, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। और यहीं से शुरुआत होती है, अवेयरनेस से, समझ से, और फिर हीलिंग से। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ बदल गया हो, इवन थोड़ा सा भी, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। शायद कोई और भी है जो हंसते हुए टूट रहा है, जो अकेलेपन को नॉर्मल मान चुका है, और जो बस एक सच्चे कनेक्ट का इंतजार कर रहा है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस चैप्टर ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, या फिर बस एक आई फील सीन लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी इतना ही काफी होता है यह जानने के लिए कि हम इस सन्नाटे में अकेले नहीं हैं। और अगर आप चाहे तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम साथ महसूस करते हैं, सवाल पूछते हैं, और उस डार्कनेस को एक्सप्लोर करते हैं जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा हीलिंग वही होती है जब कोई बस ये कह दे, मैं समझता हूं और मैं यहीं हूं।